मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार शर्मा, सहायक आचार्य व्यवसाय प्रशासन, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैना, बीकॉम फर्स्ट ईयर के समस्त छात्र एवं छात्राओं। आज मैं आपको व्यवसाय प्रशासन विषय का पेपर फर्स्ट व्यापारिक संनियम का चैप्टर है प्रस्ताव तथा स्वीकृति। इसके अंतर्गत हम पहले इसका टॉपिक प्रस्ताव का ई कंटेंट के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो इस प्रस्ताव के अंतर्गत प्रस्ताव का अर्थ एवं परिभाषा, प्रस्ताव के लक्षण अथवा तत्व और किसे प्रस्ताव नहीं माना जाता है का अध्ययन करेंगे विधिवत रूप से। एक वैध अनुबंध का प्रथम एवं आधारभूत तत्व है प्रस्ताव, क्योंकि यह अनुबंध अधिनियम की वह आधारशिला है जिस पर अनुबंध का निर्माण होता है। सर्वप्रथम कोई भी पक्षकार ठहराव का निर्माण करने के लिए प्रस्ताव करता है और उसकी स्वीकृति से ठहराव का निर्माण होता है। अतः ठहराव के बिना अनुबंध का निर्माण नहीं हो सकता है। अतः किसी भी वैध अनुबंध के निर्माण के लिए ठहराव का होना महत्वपूर्ण है। यह प्रस्ताव एवं स्वीकृति दोनों से मिलकर बनता है। अतः हम प्रस्ताव का अर्थ समझते हैं। जब एक पक्षकार किसी दूसरे पक्षकार के समक्ष किसी कार्य को करने अथवा नहीं करने की अपनी इच्छा को इस उद्देश्य से प्रकट करता है कि दूसरे पक्षकार की सहमति प्राप्त हो जाए, तो उसे ही हम प्रस्ताव कहते हैं। प्रोफेसर पोलाक ने परिभाषा दी है। उनके अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से शर्तों के आधार पर किसी ठहराव का पक्षकार बनने की इच्छा को व्यक्त करना प्रस्ताव कहलाता है। दूसरी परिभाषा एंसन ने दी है। उनके अनुसार विधितः बाध्यकारी अनुबंध के निर्माण करने की इच्छा को शब्दों या आचरण द्वारा प्रकट करना ही प्रस्ताव है। शेट्टी ने भी परिभाषा दी है। उनके अनुसार प्रस्ताव किसी कार्य को करने या ना करने का वचन है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं, जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष किसी कार्य को करने अथवा ना करने के संबंध में स्वेच्छा से शर्तों के आधार पर किसी ठहराव का पक्षकार बनने या ना बनने की इच्छा को व्यक्त करना प्रस्ताव कहलाता है। उदाहरण के लिए अपन एक उदाहरण दें। जय विजय से कहता है कि वह अपनी मारुति 800 सीसी कार 90,000 रुपये में बेचने के लिए तैयार है। तो ये कहा जाएगा कि जय ने विजय के समक्ष कार बेचने का प्रस्ताव रखा। अब हम आगे इसमें देखते हैं प्रस्ताव के लक्षण या तत्व, अथवा इसको हम इसके वैधानिक नियम भी कह सकते हैं। तो इनमें ये हमने निम्नलिखित 10 तत्व या लक्षणों का अध्ययन करेंगे हम। पहला है इसमें दो पक्षों का होना। प्रस्ताव के निर्माण के लिए कम से कम दो पक्षों का होना आवश्यक है। इसमें एक पक्षकार प्रस्ताव करने वाला और दूसरा पक्षकार जिसके समक्ष प्रस्ताव रखा जाता है। एक व्यक्ति स्वयं कोई प्रस्ताव नहीं कर सकता है। इस संबंध में फोकनर बनाम लोवे के विवाद में न्यायाधीश ने अपने निर्णय में कहा था कि कोई व्यक्ति अपने स्वयं के अधिकारों के संबंध में अपने ही प्रति उत्तरदायी नहीं हो सकता है। दूसरा लक्षण अथवा तत्व है किसी कार्य को करने का प्रस्ताव। जब प्रस्तावक अपनी इच्छा दूसरे पक्षकार के समक्ष किसी कार्य को करने के संबंध में व्यक्त करता है, तो ऐसे प्रस्ताव को सकारात्मक प्रस्ताव कहते हैं। अतः प्रस्ताव किसी कार्य को करने के संबंध में हो सकता है। तीसरा है किसी कार्य को नहीं करने का प्रस्ताव। प्रस्ताव किसी कार्य को नहीं करने के संबंध में भी हो सकता है। ऐसे प्रस्ताव के द्वारा प्रस्तावक प्रस्ताव ग्रहीता पर किसी कार्य को नहीं करने या रोक लगाने का प्रस्ताव करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम कहें, कमल एंड कंपनी 5 लाख रुपए देकर
विमल एंड कंपनी से कहे कि वह 1 वर्ष तक उसके प्रतियोगी व्यापार ना खोले, तो इसे हम किसी कार्य को ना करने के संबंध में प्रस्ताव कहेंगे। चौथा लक्षण है इसका तत्व है सहमति प्राप्त करने का उद्देश्य। एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के समक्ष अपना प्रस्ताव इस उद्देश्य से रखता है कि दूसरा पक्षकार उस कार्य को करने अथवा ना करने के संबंध में अपनी सहमति प्रदान कर सके। यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सहमति लेने के लिए अपनी बात ना कहे तो उससे ना तो प्रस्ताव कहा जा सकता है और ना उसकी सहमति दी जा सकती है। अगला बिंदु है इसमें प्रस्ताव वैधानिक संबंध करने के उद्देश्य से किया गया हो। प्रस्ताव की प्रकृति ऐसी होनी चाहिए जिससे दोनों पक्षकारों के मध्य वैधानिक अधिकार एवं दायित्वों की उत्पत्ति हो सके और जिसके परिणाम स्वरूप वैध अनुबंध का निर्माण हो सके। ऐसी प्रकृति के प्रस्ताव जो सामाजिक रीति रिवाजों, परंपराओं, प्रतिष्ठाओं, पारिवारिक, राजनीतिक अथवा मनोरंजन से संबंधित हों, इन प्रस्तावों के आधार पर पक्षकारों के मध्य वैधानिक उत्तरदायित्व संबंध उत्पन्न नहीं होते हैं। अगला है इसमें इसी के अंतर है एक प्रस्ताव विनय के रूप में होना चाहिए। छठवां है प्रस्ताव विनय के रूप में बिंदु है। जब कोई भी पक्षकार दूसरे पक्षकार के समक्ष प्रस्ताव करता है तो ऐसा प्रस्ताव विनय यानी रिक्वेस्ट के रूप में होना चाहिए। अतः प्रस्ताव आज्ञा के रूप में नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज्ञा का तो पालन करने में बाध्यता हो जाती है। अगला है इसका 7वां बिंदु प्रस्ताव विशिष्ट अथवा सामान्य हो सकता है। जब कोई प्रस्ताव किसी विशिष्ट व्यक्ति या पक्षकार के लिए ही किया जाता है जिसे वह विशेष व्यक्ति ही स्वीकार कर सकता है, अन्य कोई व्यक्ति नहीं, तो इसे ही विशिष्ट प्रस्ताव कहते हैं। इसके विपरीत जब प्रस्ताव सामान्य जनता या व्यक्तियों के अनिश्चित समूह या संपूर्ण विश्व के लिए हो तो कोई भी सामान्य व्यक्ति उस प्रस्ताव की शर्तों का पालन करते हुए स्वीकार कर सकता है। अर्थात सामान्य प्रस्ताव को कोई भी व्यक्ति उसकी शर्तों का पालन करते हुए स्वीकार कर सकता है। सामान्य प्रस्ताव की स्वीकृति की सूचना संबंधित पक्षकार को देना आवश्यक नहीं होता है, जबकि विशिष्ट प्रस्ताव में स्वीकृति की जानकारी या संबंधित पक्षकार को देना आवश्यक है। सामान्य प्रस्ताव का एक सबसे बड़ा उदाहरण है और ये केस भी हुआ है कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का मामला सबसे महत्वपूर्ण है। ये इस केस में ये डिसीजन दिया न्यायाधीश महोदय ने कि ये एक सामान्य प्रस्ताव है और सामान्य प्रस्ताव को कोई भी व्यक्ति उसकी शर्तों का पालन करते हुए स्वीकार कर सकता है और इसकी सूचना प्रस्तावक को देना आवश्यक नहीं होता है। अगला है प्रस्ताव की शर्तें निश्चित हों। यह है आपका 8वां लक्षण अथवा तत्व में प्रस्ताव एवं प्रस्ताव की समस्त शर्तें निश्चित और स्पष्ट होनी चाहिए। अनिश्चित शर्तों वाले प्रस्ताव असंयत तथा अस्पष्ट प्रस्तावों को वैधानिक रूप से वैध प्रस्ताव नहीं माना जा सकता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 29 के अनुसार अनिश्चित प्रस्ताव की स्वीकृति से केवल अनिश्चित अर्थ वाला ठहराव उत्पन्न होगा जो कि व्यर्थ होता है। अगला है इसमें प्रस्ताव के लक्षण अथवा तत्वों में प्रस्ताव स्पष्ट या गर्भित हो सकता है। जब प्रस्ताव को मौखिक अथवा लिखित रूप में स्वीकारकर्ता के समक्ष रखा जाता है तो ऐसे प्रस्ताव को स्पष्ट प्रस्ताव कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अशोक राम को अपना सी स्कीम वाला मकान 10 लाख रुपए में बेचने का प्रस्ताव करता है तो ये स्पष्ट प्रस्ताव है। दूसरा है इसमें
जब प्रस्ताव किसी व्यक्ति के आचरण या व्यवहार, कार्यशैली, व्यापारिक रीति रिवाज, प्रचलित परंपराओं या किसी अन्य ढंग से प्रस्ताव किया जाता है तो वह गर्भित प्रस्ताव कहलाता है। जैसे सुरेंद्र लक्ष्मी मिष्ठान भंडार से 2 किलो मलाई घेवर 5 किलो मिश्री मावा तुलवाता है। यहाँ सुरेंद्र के आचरण से यह स्पष्ट होता है कि वह लक्ष्मी मिष्ठान भंडार द्वारा निर्धारित मूल्य देने के लिए तैयार है। इसे हम गर्भित प्रस्ताव कहते हैं। अगला इसमें महत्वपूर्ण बिंदु और लक्षण तत्व है। प्रस्ताव का संवहन आवश्यक है। द प्रपोजल मस्ट बी कम्युनिकेटेड। कोई भी प्रस्ताव अनुबंध के रूप में तभी परिवर्तित हो सकता है जबकि उसकी स्वीकृति कर दी गई हो। अतः प्रस्ताव की जानकारी स्वीकारकर्ता को आवश्यक रूप से होना भी आवश्यक है। यदि प्रस्ताव की जानकारी के बिना ही कोई स्वीकृति दे दी गई है तो यह प्रस्ताव के प्रति स्वीकृति नहीं मानी जा सकती है एवं इससे किसी भी तरह से ठहराव का निर्माण नहीं होता है। यह प्रस्ताव का संवहन जानकारी होना आवश्यक है। इस संबंध में एक सबसे बड़ा एक मामला भारत में एक विशेष मामला उत्पन्न हुआ। इसका नाम है लालमन शुक्ल बनाम गौरी दत्त का मामला। इसमें न्यायाधीश ने बनर्जी ने अपने महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि लालमन शुक्ल वादी है और गौरी दत्त प्रतिवादी। यहाँ ये मुनीम का कार्य करते थे और इस मामले में गौरी दत्त का भतीजा कहीं खो गया। गौरी दत्त ने अपने यहाँ कार्यरत सभी नौकरों के उसे खोजने के लिए अलग अलग जगह पर भेजा। मुनीम लालमन शुक्ल को लखनऊ भेजा। मुनीम के जाने के बाद गौरी दत्त ने आगरा शहर में पर्चे बंटवाए जिसमें यह छपवाया गया कि उसके भतीजे को खोज कर लाने वाले व्यक्ति को 5 से 1 रुपये नकद इनाम दिया जाएगा। लालमन शुक्ल ने गौरी दत्त के भतीजे को खोज निकाला और वापस आने के पश्चात उसे इनाम की घोषणा का पता लगा। इसके पश्चात लालमन शुक्ल ने गौरी दत्त व रकम राशि प्राप्त करने के लिए न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया। न्यायाधीश बनर्जी ने अपने महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि लालमन शुक्ल इस राशि को प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है क्योंकि बच्चे की खोज करने के समय तक उन्हें इस पुरस्कार की जानकारी ही नहीं थी। अतः यह स्पष्ट है कि बिना प्रस्ताव की जानकारी के स्वीकृति का प्रश्न ही नहीं है। प्रस्ताव के संवहन का कोई भी माध्यम हो सकता है। प्रस्ताव के साथ प्रस्ताव की विशिष्ट शर्तों का भी संवहन होना आवश्यक है। टेंडर प्रस्ताव अथवा स्थायी प्रस्ताव हो सकता है। तो इस तरह से एक और प्रस्ताव के बारे में है। प्रस्ताव करने का निमंत्रण एवं प्रस्ताव करने की इच्छा में अंतर होता है। इस तरह से ये प्रस्ताव के आवश्यक तत्व, लक्षण या दूसरे शब्दों में उसको प्रस्ताव के वैधानिक नियम भी कह सकते हैं। अब आगे इसी में है कि किसे प्रस्ताव नहीं माना जाता है। इसके अंतर्गत व्यावहारिक दृष्टिकोण के आधार पर कई बार अनेक आवेदन या विवरण, कथन या प्रलेख ऐसे होते हैं जो देखने में हमें प्रस्ताव लगते हैं जबकि वे वास्तव में प्रस्ताव नहीं होते हैं बल्कि प्रस्ताव के निमंत्रण अथवा प्रस्ताव करने की इच्छा के रूप में ही होते हैं। लेकिन ये अंतर पक्षकारों के आशय पर निर्भर होता है। सामान्यतः जिसमें हम देखते हैं प्रस्ताव का निमंत्रण, इनविटेशन टू प्रपोजल। प्रस्ताव का निमंत्रण प्रस्ताव नहीं माना जाता है। सामान्य रूप से हमें कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को प्रस्ताव किया है लेकिन वास्तव में यह प्रस्ताव ना होकर प्रस्ताव करने के लिए दूसरे पक्षकार को आमंत्रित करने के लिए होता है। ऐसा निमंत्रण वैधानिक रूप से स्वीकृति योग्य नहीं होता है तथा न ही ऐसे कथन का उद्देश्य दूसरे पक्षकार को
प्रस्ताव करने के लिए निमंत्रित करना मात्र होता है। अब इसके अंतर्गत कई ऐसे बातें हैं जिसमें जो कि प्रस्ताव नहीं होते लेकिन प्रस्ताव का निमंत्रण इनको कहा जाता है। पहला मूल्य सूचियाँ, प्राइस लिस्ट। जब कोई भी व्यापारी मूल्य सूची को प्रकाशित या निर्गमित करता है तो यह वस्तुओं को उस मूल्य पर बेचने का प्रस्ताव न होकर क्रेता द्वारा उस मूल्य पर वस्तु क्रय करने के लिए निमंत्रण मात्र है। दूसरा है टेंडर मांगना। तीसरा है बीमा के प्रस्ताव। टेंडर मांगने में जब निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जिनमें व्यापारिक प्रतिष्ठान, सरकारी विभाग जैसे भवन निर्माण, सड़क निर्माण, बिजली परियोजना का निर्माण करने के लिए, नहर के निर्माण के लिए पूर्ति टेंडर मांगने वाले पक्षकार की ओर से प्रस्ताव नहीं होता है, बल्कि ये तो विक्रेताओं, क्रेताओं या ठेकेदारों को प्रस्ताव करने के लिए निमंत्रण होता है। ऐसे बीमा के प्रस्ताव है। रेलवे की समय सारणी भी है, इसमें में क्रय विवरण है। किसी भी कंपनी के द्वारा अंशों के विक्रय के लिए रेडियो, टीवी, समाचार पत्र, विज्ञापन निकालना, कंपनी ओर से अन्य विवरण देकर उसकी ओर से नियत मूल्यों पर अंशों को बेचने के लिए प्रस्ताव नहीं है, बल्कि ये तो विवरण के आधार पर सामान्य जनता को अंशों के खरीदने के लिए आवेदन पत्र, प्रस्ताव भेजने के लिए निमंत्रण है। फिर पूछताछ का उत्तर। अगला इसमें नीलाम द्वारा विक्रय की सूचना। जब कोई व्यक्ति या पक्षकार किसी निर्धारित समय व स्थान पर किसी प्रकार की वस्तु या संपत्ति को बेचने की सूचना किसी भी माध्यम से प्रकाशित करता है तो इस प्रकार की सूचना कोई प्रस्ताव नहीं, बल्कि ये तो प्रस्ताव के लिए निमंत्रण है, अर्थात प्रस्ताव करने के लिए आमंत्रण कहलाता है। अगला है वातायन सजावट, विंडो डिस्प्ले। वातायन सजावट की व्यवस्था के अंतर्गत किसी भी दुकानदार द्वारा ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अपनी दुकान में कुछ वस्तुओं को मूल्य की पर्ची लगाकर उन्हें सजाया जाता है। अतः इस प्रकार की सजावट ग्राहकों के लिए प्रस्ताव नहीं है, बल्कि प्रस्ताव के लिए निमंत्रण मात्र है। यह नियम उन दुकानों पर भी लागू होता है जहां स्वयं सेवा प्रणाली को अपनाया जाता है। इस संबंध में फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनाम बूट्स कैश केमिस्ट लिमिटेड 1952 का मामला विशेष उल्लेखनीय है। इस तरह से ये प्रस्ताव किसे नहीं माना जाता है और का हमने इन बिंदुओं का प्रस्ताव का निमंत्रण में ये निम्नलिखित जो हमने 8-10 बातें बताई हैं, ये प्रस्ताव ना होकर केवल प्रस्ताव का निमंत्रण मात्र है। आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही पढ़ाया जा रहा है। धन्यवाद।